Define expectation. Explain the legal rules regarding the valid expectation. What are the essential of valid expectation? तो बेसिकली हमको जानना क्या है कि अभी तक हम लोग कवर किए हैं क्या, हम उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको तो हम शॉर्ट समरी में उसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बस टॉपिक बताते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया था। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे हम लोग। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हम लोग प्रपोजल पढ़े थे। अब प्रपोजल पढ़ने के बाद हम लोगों की बारी है एक्सेप्टेंस पढ़ने की, ठीक है। तो हम लोग एक्सेप्टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक्सेप्टेंस बात क्या है, एक्सेप्टेंस मीन्स होता है गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। अगर हमसे कोई ऑफर कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम इसमें हमारी विलिंगनेस है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये है कि acceptance section 2B of the Indian Contract Act and acceptance is defined as follows। तो ये डायरेक्ट में सेक्शन 2B ये डिफाइन करता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, a proposal is said to be accepted, a proposal when accepted become agreement। तो बोलता है जो पर्सन whom the proposal is made, जो प्रपोजल को बनाता है वो सिग्निफाइज करता है इस एसेंट देयर टू, मतलब उसकी कुछ एसेंट होती है। जैसे कि अगर हम किसी को कोई चीज़ प्रपोजल कर रहे हैं तो उसकी ये विलनेस है उससे भी कुछ वहाँ से रिटर्न मिले, एसेंट मिले। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और जब वही प्रपोजल, जब कोई आपको प्रपोजल दे, ऑफर करे और आप उसे एक्सेप्ट कर ले तो उसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो कैसे एक्सेप्टेंस बनता है, तो पहला एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। जो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस वो होता है इट इज़ वन विच इज़ मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। या तो हम लिख के दे सकते हैं या तो हम बोल के दे सकते हैं कि हमको, जैसे कि हम किसी से बोले कि हमें कार, एक अपनी कार सेल करनी और दूसरा इंसान बोले कि हमें वो कार खरीदनी, तो मैंने उसे एक्सेप्टेंस प्रपोजल किया और उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वो होता है या तो ये ओरली भी हो सकता है तो रिटर्न भी हो सकता है, बट इट रिजल्ट द कंडक्ट ऑफ द पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस को ऐसे समझा जाए, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऐसे एक्सेप्टेंस होते हैं कि जैसे कि हम लोग बोले कि एक ऐसी सिचुएशन बने कि आपको पूछे, जैसे कि हम लोग पावर वर्ड लीव में पढ़े थे कि, सॉरी पावर वर्ड लीव तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम बोले अब तो बोले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का केस लगा है। तो वहाँ पे जो केस हुआ था वहाँ पे क्या था कि आपको एक्सेप्ट करना था, अगर वो उन्होंने, आपने प्रपोजल किया उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आपको कंपनसेशन देना जरूरी था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात हुई है। फिर आता है हमारा हु कैन एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को कौन एक्सेप्ट करता है, तो सबसे पहले कि ये बताते हैं एक्सेप्टेंस कैन बी मेड टू whom the proposal is made or is authorized। एक्सेप्टेंस उस वही इंसान करेगा जिसने प्रपोजल, जिसको, जैसे कि हमने आपको प्रपोजल दिया तो आप ही एक्सेप्टेंस करेंगे, ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आके बोले कि ये एक्सेप्टेंस मैं किया था और उसने बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो प्रपोजल कर रहा है वही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं। एन ऑफर इज मेड टू अ डिफिनेट पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ऐसा ऑफर कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से करें या फिर पर्टिकुलर ग्रुप से करें तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। और जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस क्या होता है कि ऐसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, स्पेसिफिक ऑफर बस एक पर्टिकुलर पर्सन ही इसको एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान ऑफर कर रहा है तो पर्टिकुलर पर्सन ही आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा पर्सन उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन जो जनरल ऑफर होता है, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एज अ पब्लिक होता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ एसेंशियल एलिमेंट्स के एक्सेप्टेंस के लीगल रूल फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का मतलब होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स दैट द एक्सेप्टेंस
मस्ट बी टोटल एंड विदाउट एनी कंडीशन, मतलब आप कोई भी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं इसमें से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये आप नहीं कह सकते वहाँ पर। एक्सेप्टेंस की मतलब कि आप टोटल एज इट इज जो आप प्रपोजल कर रहे हैं उसी पे आप, अगर आप उसमें कोई भी कन्वर्जन कर देंगे, कोई चेंजेस कर देंगे, वो इंसान अगर आपको रेड कार्पेट, आप बोले नहीं मुझे ये आपके पास जो येलो वाली कार है वो चाहिए, तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब मैनर और यूजुअली और रीजनेबल मोड। अच्छा, एक्सेप्टेंस की एक होता है, एक टाइम होता है, एक रीजनेबल टाइम होता है जो सेक्शन 7 ऑफ सब क्लॉज 2 में डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक फिक्स टाइम पे ही एक्सेप्टेंस लें। अगर कोई शेयर निकला है, अगर वो उसकी एक लिमिटेशन टाइम होती है, वो लिमिटेशन एक्ट होता है जो टाइम पीरियड को फिक्स करता है। जैसे कि अगर कोई ऑफर चल रहा है वो 1 महीने के लिए, आप 1 महीने बाद जाए उस ऑफर के लिए तो वो ऑफर फिर थोड़ी ना होगा, तो ठीक है। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसेस। एक्सेप्टेंस हमेशा किसके द्वारा कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसेस, जैसे कि आप अगर कोई प्रपोजल किया तो आप ही एक्सेप्ट करिए, आप उसके पहले बस कम्युनिकेट करिए कि ये ना हो कि आप जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कोई डाउट रह जाए या फिर कोई चीज़ें आप दोनों में क्लियर ना रह जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए, तो वो चीज़ होती है कह सकते हो तो हमेशा कम्युनिकेट करिए प्रॉमिस से, ठीक। जो केस लॉ एक है इस पे पावल वेट्स ली, पावल वेट्स ली के केस को हम डिफाइन करते हैं। पावल वेट्स ली में क्या होता है, एक पावल होता है जो अप्लाइड करता है पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन ए स्कूल, और वो मैनेजिंग कमेटी पास करती है रेवोल्यूशन की अप्रूविंग पावल, पावल के थ्रू कि पोस्ट की डिसीजन मतलब पावर से नहीं की हुई थी, ऐसा आप समझते। पावर जो होता है एक हेडमास्टर होता है जो अप्लाई किया होता है एक स्कूल में पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो वहाँ की कम्युनिटी होती है अभी बात ही कर रही होती है कि इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसीजन बना ही रही थी, तो उसमें से एक उनका फ्रेंड होता है, वो क्या करता है वो जाके पहले ही बता देता है उनको कि पावल तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, बट अभी वो डिस्कशन चल रहा था, वो कंफर्म नहीं हुआ था, और उसमें से एक बंदा जो पावल के साइड का होता है उसका एक दोस्त होता है वो जाके बता देता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो आता है, वो बोलता है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए ही नहीं, तो वो बताता है कि हमारे बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे तो फिर ये मामला पावन क्या करता है, यहाँ पे फाइल शूट कर देता है। तो वहाँ पे कोर्ट बोलता है कि नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था आप में, और जहाँ पे जो मैनेजिंग कम्युनिटी थी उसने आपको रेजुलेशन या फिर कोई भी अथॉरिटी नहीं पास की, तो आपके दोस्त ने बताया कि वो आपके बारे में बात करें, तो वही यहाँ पे बोला गया कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो हमेशा एक ऑथराइज पर्सन के लिए ही बताया जाता है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ एक्सेप्टेंस एसेंशियल एलिमेंट है कि गिवन बाय द प्रपोजल टू whom द प्रपोजल इज नॉट ऑथराइज, तो इसमें भी बताया गया कि आप एक ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेप्टेंस आप कर सकते हैं, जो आपको प्रपोजल किया वही, जिससे जिसके लिए प्रपोजल किया गया वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर है कि जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्क्राइब टाइम और रीजनेबल टाइम के लिए होता है, जो मैंने बताया। तो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफर कर दिया और कोई 4 महीने बाद आ रहा है, 5 महीने बाद आ रहा है उस चीज की एक्सेप्टेंस करने के लिए, ठीक है। एक केस है राम्स गेट विक्टोरिया होटल वेस्ट मॉन्टी फ्लोरो 1866। इस केस में ये होता है कि एक शेयर रामगेस विक्टोरिया होटल ने निकाली होती है कंपनी जून 8 को, बट शेयर वर अलॉटेड मॉन्टी फॉर 23 नवंबर मॉन्टी फ्लोर दे रिफ्यूज टू टेक शेयर। देखो, एक होटल होता है, ठीक है, वो शेयर निकालती है 8 जून को, ठीक है, बट जो मुंडी फ्लोर होते हैं उसको रिफ्यूज कर देते हैं उस शेयर को, लेकिन ठीक है, अब वो शेयर कब तक रहता है 23 नवंबर तक, और 23 नवंबर को शेयर जो रहता है उसको रिफ्यूज कर चुके हैं, तो मना कर चुका होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो आता है और बोलता है नहीं मुझे शेयर चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मतलब मैं लूंगा, तो 23 नवंबर तो क्या था, शेयर की लिमिटेशन थी, तो 23 नवंबर के बाद तो कोर्ट ने बोला कि देयर वॉज
इनऑर्डिनेट डिले ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपने डिले कर दी एक्सेप्ट करने में, 6 महीने के बाद आप कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिले आपको, ठीक है। तो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है किसी केस के लिए। तो हम इस पे एक ऐसे को एक कंक्लूजन में लगा कैसे समझ